Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से 3 जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है, तो उसको रिवाइज करते हैं। 3 जर्मिनल लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, और ये तीनों लेयर बनती हैं गैस्ट्रुला स्टेज में। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस बोला जाता है। और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है। लास्ट वीडियो तक हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th का टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में हम आगे प्रोसीड करेंगे। आफ्टर इम्प्लांटेशन, the finger-like projections appear on the trophoblast called chorionic villi, which are surrounded by uterine tissue and the maternal blood. कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि जब हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन की, तो मान लीजिए ये यूटराइन वॉल है और इस यूटराइन वॉल में ये इम्प्लांटेशन हो चुका है। तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि ये हो चुका है इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन हो चुका है ब्लास्टोसिस्ट का। ये है ट्रोफोब्लास्ट। अभी जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट बनाती है विलाइज। तो इस तरीके से यहाँ पे बन जाती हैं विलाइज, और इनको बोला जाता है कोरियोनिक विलाइज। कोरियोनिक विलाइज। अभी जो कोरियोनिक विलाइज हैं, ये विच आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू, ये यूट्राइन टिश्यू से सराउंडेड है, एंड मैटरनल ब्लड, मैटरनल ब्लड और यूटेराइन टिश्यू से सराउंडेड है। द कोरियोनिक विलाई एंड द यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड। ये आपस में इंटरडिजिटाइज हो जाती हैं, इस तरीके से जुड़ जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये यूट्राइन वॉल है, तो यूट्राइन वॉल में भी क्रिप्ट्स बन जाते हैं। यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट में भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गए, तो बनने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ये इंटरलॉक हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म a structural and the functional unit between the developing embryo and the fetus and the maternal body is called placenta। और ये इस तरीके से इंटरलॉक हो जाते हैं और बनाते हैं structural and functional unit किस किस के बीच में? between the developing embryo यानी कि fetus and mother body, maternal body के बीच में एक टिश्यू बनाते हैं, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, या हम ये कह सकते हैं प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है एनसीईआरटी का। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो लेयर्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें, ये जो पूरा पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज यूटेराइन टिश्यू। यूटेराइन टिश्यू के अंदर यानी कि यूट्रस के अंदर क्या हुआ था? इम्प्लांटेशन हुआ था। और इम्प्लांट किसका हुआ था? इम्प्लांटेशन किसका हुआ था? ब्लास्टोसिस्ट का हुआ था। तो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होके धीरे धीरे उसने डेवलप किया और वो कन्वर्ट होने लगा फीटस में। अब यहाँ पे इस डेवलपिंग फीटस या एम्ब्रियो के बाहर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्लेसेंटा भी प्रेजेंट है। वो कैसे बनती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये कॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको बोला जा रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड, जो मैटरनल और फीटल कनेक्शन में हेल्प करती है। यहाँ पे प्रेजेंट है प्लेसेंटल विलाई, ये है यूटराइन कैविटी, कैविटी ऑफ द यूटरस। यहाँ पे ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है,
इसको कहेंगे हम यॉर्क सैक। इसको क्या बोलेंगे हम? यॉर्क सैक। और नेचुरली ये जो अंदर डेवलप हो रहा है, दिस इज एम्ब्रियो। तो इसी को ही हम आगे डिटेल में पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे आउटर लेयर कैसे बनी। तो सबसे आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं कोरियन। क्या बोलते हैं? कोरियन। जो कोरियन है ये ओरिजिनेट होती है मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म से। ये ओरिजिनेट होती है मेसोडर्म और एक्टोडर्म से। अब होता क्या है, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो यूट्राइन वॉल और जो ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर जो कोरियोनिक विलाइज बनती हैं वो इंटरडिजिटाइज हो जाती है, यानी कि आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं। बट यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट है ये ट्रोफोब्लास्ट विलाइज डेवलप कर लेता है, जिनको बोला जाता है कोरियोनिक विलाइज। अब ये जो कोरियोनिक विलाइज हैं ये हर जगह से गायब हो जाती हैं या काफी रिड्यूस हो जाती हैं, बस एक ही जगह बच जाती हैं। और जहां पे ये बच जाती हैं इस एरिया को हम बोलते हैं कोरियोनिक फ्रंडोसम। इस एरिया को बोला जाता है कोरियोनिक फ्रंडोसम। और ये कोरियोनिक फ्रंडोसम किसका फॉर्मेशन करता है, किसको डेवलप करता है? ये प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये प्लेसेंटा को बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये बात हो गई किसकी? कोरियन की। जो कोरियन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कोरियन है ये सिक्रीट करती है, ये बनाती है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। क्या बनाती है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये क्या करता है? ये बचा लेता है कॉर्पस ल्यूटियम को। जो कॉर्पस ल्यूटियम इस पर्टिकुलर प्रेग्नेंट फीमेल की ओवेरी में खत्म होने वाली थी उसको रेस्क्यू कर लेता है, उसको बचा लेता है। और जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम को बचाता है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करती है हार्मोन progesterone. And what is the function of the progesterone hormone? It is a pregnancy hormone. वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है। अब जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है और उसको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है पॉजिटिव या नेगेटिव का, तो उसके लिए वो क्या करती है? अपने यूरिन का सैंपल लेती है या फिर ब्लड सैंपल ले सकती है। अगर ब्लड सैंपल से कराना है तो लेबोरेटरी में, अगर यूरिन सैंपल से करना है तो घर में भी जैसे प्रेगन्यूज जैसी जो किट्स आती हैं उससे कर सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर फीमेल के यूरिन में HCG की प्रेजेंस है तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि HCG का, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन का ब्लड या यूरिन में प्रेजेंट होना प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने का इंडिकेशन है। और ये कैसे टेस्ट किया जा सकता है? ये नॉर्मल यूरिन सैंपल से या ब्लड सैंपल से टेस्ट किया जा सकता है। ग्रेविंडेस टेस्ट भी इसके लिए किया जाता है और इसके लिए प्रेगा न्यूज जैसी जो किट आती हैं उससे भी ये टेस्ट किया जाता है। ये तो हो गई सबसे बाहर वाली लेयर जिसको हमने बोला है कोरियन। दिस वन। अब कोरियन के अंदर जो लेयर होती है दैट इज एमनियन। इस लेयर को हम बोलते हैं एमनियन। जो एमनियन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है और फीटल स्टेज में भी फीटस को प्रोटेक्ट करती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियो है ये एम्ब्रियो बिल्कुल हैंग रहता है, बिल्कुल लटका रहता है किसमें?
एमनियन के साथ कैसे रहता है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करें कि यहाँ पे हम ये देखें कि एमनियन के अंदर ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी, और इस कैविटी में भरा रहता है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, इस एमनियोटिक फ्लूइड में एम्ब्रियो या फीटस हैंग रहता है, लटका इसमें रहता है, और ये इसको प्रोटेक्शन देता है। साथ ही साथ में ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। इट प्रिवेंट फीटस फ्रॉम डेसिकेशन एज वेल एज ये फीटल टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। और जब हम एमनियन की बात करते हैं तो एमनियन का ओरिजिन भी मीजोडर्म और एक्टोडर्म से ही होता है। तो एमनियन ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमने दो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स के या मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट आती है यॉर्क सैक। ये जो यॉर्क सैक है इसका फॉर्मेशन प्राइमरी यॉर्क सैक से होता है, और प्राइमरी यॉर्क सैक बनाने का काम करती है ब्लास्टोसिस्ट में। जब हम ब्लास्टोसिस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो ब्लास्टोसिस्ट में जो इनर सेल मास है, वो इनर सेल मास क्या करती है, कुछ ऐसी लेयर्स बनाती हैं और प्राइमरी यॉर्क सैक का फॉर्मेशन करती है। ये जो प्राइमरी यॉर्क सैक होता है शुरुआत में ये एम्ब्रियो से ज़्यादा बड़ा होता है, बट जैसे जैसे हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, जैसे जैसे एम्ब्रियो बढ़ता जाता है तो यॉर्क सैक ट्यूब्यूलर हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और ये ओरिजिनेट होता है मीजोडर्म एंड एंडोडर्म से। इट ओरिजिनेट फ्रॉम मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। और लास्ट में एक और हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात करेंगे जिसको हम बोलेंगे एलेंटॉइस। यहां पे प्रेजेंट होती है एलेंटॉइस। ये जो एलेंटॉइस है ये भी ओरिजिनेट होती है मीजोडर्म और एंडोडर्म से। मीजोडर्म और एंडोडर्म से ओरिजिनेट होती है, और जो इसमें मीजोडर्म है ये मीजोडर्म ब्लड वेसल्स बनाती है, और ये ब्लड वेसल फीटर और मैटरनल कनेक्शन में हेल्प करते हैं। और ये जो पूरा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है, इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, और इसी अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। अब क्या होता है कि कोई भी चीज मदर से एम्ब्रियो या फीटस को जानी है या फीटस से मदर के पास जानी है, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किसके थ्रू होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू हो जाता है। और यहाँ पे जो कोरियोनिक फ्रंडोसम है, ये कोरियोनिक फ्रंडोसम बना लेता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करता है। और जो प्लेसेंटा है उसको बनाने के लिए कोरियोनिक विलाई और कौन काम करता है, यूट्राइन वॉल आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेती हैं। The placenta facilitates the supply of oxygen nutrients. प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा ऑक्सीजन सप्लाई करती है, ये प्लेसेंटा का फंक्शन आ गया। न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है, एम्ब्रियो को रिमूव करती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती है, ये भी एक फंक्शन आ गया जो कि एम्ब्रियो प्रोड्यूस कर रहा है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू अ अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि बच्चे को और माँ को कनेक्ट करने के लिए कौन है, अम्बिलिकल कॉर्ड, विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये क्या करती है, ये यहाँ पे मान लीजिए एम्ब्रियो है और यहाँ पे है मदर बॉडी, मैटरनल बॉडी, और ये जो मदर बॉडी है, जो मैटरनल टिश्यू है, उसमें किसी भी
चीज का एक्सचेंज करने के काम में आती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी चीज एक्सचेंज हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो किस किस प्रोसेस से जा सकती है? ये सिंपल डिफ्यूजन से जा सकती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सिंपल डिफ्यूजन से पास हो सकते हैं। बट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जो सिंपल डिफ्यूजन से पास नहीं हो सकते, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। पिनोसाइटोसिस से भी पास होते हैं। और कुछ अलग अलग कंडीशंस भी हो सकते हैं, जैसे मदर को मीजल हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हुआ और मदर ने खाई दवाइयाँ, तो ये जो दवाइयाँ मदर खाती है, ये भी एंटीबायोटिक्स भी क्या करती है, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बच्चे तक जा सकती हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं, ड्रग्स या अल्कोहल भी होती है जो भी बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो हार्मफुल केमिकल्स को हम बोलते हैं टेराटोजेंस। ये जो टेराटोजेंस हैं ये हार्मफुल केमिकल्स हैं, और ये क्या करते हैं, जब एक बच्चे में ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है तो उस ऑर्गेनोजेनेसिस को प्रभावित करते हैं, उसमें डिफॉर्मेटीज ला सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ हार्मफुल ड्रग्स भी ऐसा कर सकती हैं, लिकर भी ऐसा कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसे बहुत ध्यान रखना चाहिए। ध्यान किस तरीके से रखना चाहिए कि अगर उसे कोई भी दिक्कत हो रही है, अगर उसका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है, वो बीमार है, किसी कारण से उसकी बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ रहे हैं, तो उसे सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर कोई ऐसी समस्या भी है तो कोई भी दवाई डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड ही लेनी चाहिए, अदरवाइज नहीं लेनी चाहिए। खुद से कोई भी टैबलेट कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज अ एंडोक्राइन टिश्यू। इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्लेसेंटा किस तरीके से एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम कर रही है।